वेलकम टू मेडिसिन। तो ये सेकंड पार्ट है हमारा यूनिट 20 का, जो कि आपके सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का है, विकास का समाजवाद, MSO 003। तो इसमें हम ग्लोबलाइजेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन करंट सिचुएशन में, यानी हम अभी जो रह रहे हैं, अभी नहीं, मैं मान के चलते हैं कि क्योंकि बुक हमारी थोड़ी पुरानी है तो हम बहुत अभी की बात नहीं कर रहे, बट हाँ 2000 तक की बात कर रहे हैं, यानी 1980 से लेके 2000 तक की, 1980s टू 2000। तो बेसिकली इस टाइम पे क्या हुआ था ना, 1980s की बात करें और उससे 1990s की, इस टाइम के बीच में बहुत सारी कंट्रीज ने ग्लोबलाइजेशन या कैपिटलाइजेशन, जो पूंजीवाद होता है, उसका रास्ता अपनाया था, क्योंकि उसी टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और थोड़ी स्टेबिलिटी इस कंट्रीज में आने लगी थी, तो उनको उतना कंपटीशन से डर नहीं लग रहा था। क्योंकि अगर हम बात करें 1940 से 1960-70 तक की बात, यानी 1940s टू 1960s की बात अगर हम करें, तो उस टाइम पे बहुत सारी वॉर्स चल रही थी, लोग अपनी आज़ादी के लिए अलग अलग कंट्रीज लड़ रही थी। तो उस टाइम पे उन लोगों ने अपने जो कंट्री के दरवाजे थे उसे बंद ही रखा, चाहे वो भारत हो, चाइना हो या और भी कंट्रीज हो। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने कंपटीशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए रास्ते खोलना शुरू कर दिया। अब जब ग्लोबलाइजेशन 1980 और 1990 के बीच में बढ़ने लगा, तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि वर्ल्ड आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है। देखिए, वर्ल्ड आउटपुट का मतलब क्या होता है, या वर्ल्ड आउटपुट ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब किसी गिवन पीरियड, मान लीजिए 1 साल के अंदर पूरी दुनिया की इकोनॉमी कितनी फास्ट या तेज डेवलपमेंट कर रही है, उसकी बात कर रहे हैं। ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो होने लगा। देखिए, व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान और पूरे ग्लोबल लेवल पे व्यापार होने लगा, और कैपिटल जो धन होता है, जो पैसा होता है, वो एक स्थान से अन्य स्थानों पे ग्लोबल लेवल पे होने लगा। और इसी की वजह से बहुत सारी हमें ग्रेटर लेवल पे और कॉम्पिटिटिव लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज मिलने लगे। मान लीजिए कि हमने अपने दरवाजे नहीं खोले होते, भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, और भारत में कोई भी टी शर्ट है वो 100 रुपए का बिक रहा था। अब उसके पास बहुत सारे कंपटीशन नहीं है, वो 100 रुपए का सामान हमें 200 रुपए में बेचे, हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, तो वो हमें और महंगा बेचेगा। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि बहुत सारी वेराइटी आने लगी। अब हमारे पास 10 टी शर्ट या शर्ट का ऑप्शन है, उसके अलावा कंपटीशन होने की वजह से कोई हमें 100 की चीज़ 200 रुपए में जल्दी बेच नहीं सकता, क्योंकि उसको डर है कि दूसरा कोई 100 में बेच के आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हुई। इसके अलावा अवेयरनेस और कनेक्शन जो हमारा ग्लोबल लेवल पे था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टनेस बढ़ गई और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई। मतलब क्या हुआ, हम लोग बहुत कनेक्टेड हो गए। अगर कोई चीज़ अभी कनाडा में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा, और एक दूसरे के कल्चर के बारे में और देशों के बारे में हमारी अवेयरनेस बढ़ी। अब मान लीजिए कि एक मैं जनरल एग्जांपल लेती हूँ, LGBTQ+ कम्युनिटी होती है, तो जिसमें बहुत सारे लोग गे, लेस्बियन और इस तरीके से होते हैं, जो अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। यूएस में ये राइट बहुत ज़्यादा चला था, जर्मनी में बहुत चला था, और भी कंट्रीज़ में चला। ठीक है, अब उन लोगों से, उनको हमने न्यूज़ पे देखा, उनके बारे में अवेयरनेस डेवलप हुई, तो भारत में भी उसके बारे में अवेयरनेस आई। भारत में भी जो ये कम्युनिटी थी, उन लोगों ने आवाज़ उठाई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो जब हम कनेक्टेड होते हैं, तो आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और कल्चर भी एक दूसरे को जाती है। अब अमेरिका की आइडियाज़ हमारे यहाँ पे आ रही हैं, भारत की कुछ आयुर्वेदा और इससे संबंधित आइडियाज़ उन लोगों के पास जा रही हैं। टेक्नोलॉजीज़ की बात हो गई। मेडिसिन का एग्जांपल लेते हैं, ग्लोबल पैंडेमिक जब आया, कोरोना वायरस आया, तो जिन कंट्रीज़ ने जब भी वैक्सीन डेवलप किया, वो एक दूसरे को अपनी आइडियाज़ शेयर कर रही थी। कल्चर भी एक दूसरे को शेयर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण जो है वो इंटीग्रेशन करता है और इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाता है। ठीक है, होता है कि इंटीग्रेशन यानी हम लोग साथ मिलके, जब ग्लोबल पैंडेमिक आया, जब कोरोना वायरस ने किया, तो हर कंट्री, वो चाहे रिसर्च हो, चाहे मेडिसिन ढूंढना हो, या एक दूसरे की हेल्प करना हो, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो आई थी, बट हम सब लोग एक साथ मिलके खड़े थे और एक साथ उस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिसके पास जो हो रहा था, वो एक दूसरे को हेल्प कर रहा था। यही ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसे हम लड़ने की कोशिश करते हैं। अब इसके हम डायमेंशन समझते हैं कि वैश्वीकरण के या ग्लोबलाइजेशन के डायमेंशन क्या होता है। इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या होगा, आप खुद समझिए कि अर्थव्यवस्था पे जो ग्लोबलाइजेशन का है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो व्यापार बढ़ेगा, फाइनेंस, पैसे बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी। उसके बाद
जो कॉरपोरेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इन सब चीज़ों की भी जो अवेयरनेस है और इनके बारे में जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी वैश्वीकरण कहीं पे भी होता है, व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ेगा तो पैसे बढ़ेंगे, आपके पास वैरायटी ऑप्शंस रहेंगी। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ ग्लोबल लेवल पे होगी तो हमें ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए। व्यापार इतने सारे जगह पे हो रहा है और हर देश के अपने अलग अलग कानून है, तो कोई हमें एकल कानून चाहिए ना, एक यूनिटी वाला लॉ चाहिए ना जो कंट्रोल कर सके। तो मान के चलिए कि हमारे पास यूएन है, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो हमें हेल्प करती हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो गया हो या वर्ल्ड मॉनेटरी फंड हो गया हो। इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीज़ों को देखती हैं, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसी चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होगा? अब हमारे सामाजिक जो जीवन है उस पर क्या इसका असर होगा? तो देखिए, इस पर पॉजिटिव और निगेटिव बहुत होगा असर, दोनों ही। और इकोनॉमी की भी उसमें अगर हम बात करें, अगर हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से बात करें तो नेगेटिव क्या है? अब मान लीजिए कि हमने अगर अपने दरवाजे खोल दिए, बॉर्डर खोल दिए कि इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन करें, तो जो छोटे कंपटीशन वाले लोग होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि बाहर की कंपनीज आ रही हैं। तो ऐसे नेगेटिव पॉइंट है। आप अच्छे से ग्लोबलाइजेशन पे आंसर बना के लिख सकते हैं, आप खुद से भी सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सोशल लेवल पे क्या हो रहा है कि हम लोगों का कंसर्न तो बढ़ रहा है, हम चाह रहे हैं कि जो जीवन शैली हमारी है इंसान की, उसको बेहतर कर सके। एक तो माइग्रेशन बढ़ी है, सबसे बड़ी बात कि एक देश से दूसरे देश में लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे उनकी जीवन शैली बदल रही है। अर्बनाइजेशन बढ़ा है क्योंकि अब ग्लोबल लेवल पे हम कनेक्टेड हैं, तो मतलब गाँवों से लोग शहरों की तरफ आ भी रहे हैं और गाँव में भी शहरीकरण होना शुरू हो गया है। एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर और ह्यूमन राइट्स जैसी चीज़ों पे बात होने लगी है और ये भी कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है, ठीक है। पर बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हमें साथ मिलके काम करना है, जैसे कि असमानता बहुत समाज में है, कोई गरीब है कोई अमीर है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, सोशल कंसर्न्स हैं बहुत सारी जिस पे हमें साथ में काम करना है, ठीक है। कल्चर की बात करें तो कल्चर पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। हाइब्रिड कल्चर्स भी आने लगी हैं, जैसे कि दो कल्चर का मिला हुआ। आपने देखा होगा कि बहुत लड़कियां कुर्ती पे जीन्स पहनती हैं, जीन्स जो कि अमेरिकन है, कुर्ती भारतीय परिधान है, तो उनको मिला के पहन रही है। तो इस तरीके के हाइब्रिड कल्चर आ गया है। बहुत लोग जो है बर्गर, फ्राइज वगैरह जो है वो किसी भारतीय खाने के साथ खा रहे होते हैं। तो इस तरीके से कल्चर का एक हाइब्रिड हो गया। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह में भी डेवलपमेंट आया है। कल्चरल आइडेंटिटीज एंड मीनिंग्स भी चेंज होने लगी हैं, लोग अपने राइट के बारे में अवेयर होने लगे हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।